सो यू नीड टू नो कि बस इतना पढ़ूं तो हो जाएगा। हाँ, और बस उतना ही पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं तो ये एक दिमाग में नोशन बना के आते हैं, जो कुछ मीडिया और कुछ एक चलता आ रहा है कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो हम वही करते हैं, चलो वहाँ राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर जाके सब किताबें उठा लूंगा। देन द प्रेशर ऑफ दोज बुक्स विल जस्ट कंफ्यूज यू एंड यू वोंट नो कि अब क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं वी हैव अ सुपर कॉप फ्रॉम दिल्ली पुलिस, मिस्टर अक्षत कौशल, IPS of batch 2018. Such a pleasure to have you, sir, today on Study IQ. Thank you. Not a super cop, but thank you. Just a normal guy. So we are so pleased to have you today क्योंकि हमें पता है आप first line of COVID duty में हैं and still you have taken out time to guide a lot of aspirants and tell about how the life is of IPS officer. So such a pleasure and so thankful to you. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. सर, सबसे पहले कितना बड़ा UPSC एक सपना था जब आपने शुरुआत की और हमेशा से सोचा था इसके बारे में? शुरुआत में तो जो भी मेरे ख्याल से दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, फ्रैंकली हमारे लिए UPSC is never the center of the world, unlike a lot of people who come from the other parts of India, because for us the role of government is slightly divided, because यहाँ पे private sector has more of an influence. तो बचपन में ऐसा नहीं था कि मतलब उस तरीके का यहाँ नहीं रहता है कि कलेक्टर बनना है या SP बनना है, उस तरीके की चीज़ें नहीं थी। अभी कोविड के टाइम में एक्चुअली पीपल हैव, लॉट ऑफ पीपल इन quote unquote South Delhi have realized what SDMs, DMs, DCPs, these kind of posts are, what exactly they do, because their communication with the government has increased. So बचपन में नहीं था ऐसा, पर as I grew up, as I gained some kind of consciousness of the world around me, तो कुछ समझ में आने लगा कि बदलाव लाने के लिए you have to be in the system, and I thought this would be my way of entering the system, and that's how I decided to take this route of bringing some change. I thought कुछ 19-20 का भी फर्क ले आऊं अगर, तो मतलब संतुष्टि से जाऊंगा। बस यही, इतना ही एम था, अभी भी उतना ही एम है। डेफिनेटली सर, आपने जिस तरीके से कहा कि एक मोटिवेशन, एक सपना, एक छोटा सा सपना जिस तरीके से आपने देखा एंड you have fulfilled that dream. सर, किस तरीके से लाइफ चेंज हुई आफ्टर UPSC? लाइफ कई मायने में चेंज हो जाती है आपकी UPSC क्लियर करने के बाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि UPSC क्लियर होने के बाद भी ज़िंदगी वैसी ही रहती है जैसे पहले थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी काफ़ी बदल जाती है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको इतना चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ जाता है। तो ज़िंदगी मैं कहूँगा एक नई करवट ले लेती है, लेकिन जिसका नहीं होता उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी ना होने पे थम जाएगी। It is just another, and it's a new gate into a new world, and it depends entirely on the person how he perceives that new world. For some people, that new world is even more disturbing. Some people, it is a world full of opportunities. तो ये अपना अपना जैसे वो सोचते हैं, लेकिन ये है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है कि मतलब चलो आपको ऐसा लगता है नौकरी है और उस तरीके का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, थोड़ा माँ बाप की नज़रों में आप उड़ जाते हो, लगता है कि चलो उनको लगेगा कि कुछ उन्होंने बिल्कुल ही गवाया नहीं, बचपन से लगाया था जो बच्चे पे तो ये सब सोच के अच्छा फील होता है। थोड़ा भाई बहन आपको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं, थोड़ा सा कम मजाक उड़ाते हैं आपका। तो इस तरीके से लाइफ आपकी कुछ कुछ महीनों में अच्छी हो जाती है, तो लाइफ सुधर जाती है, डेफिनेटली सुधर जाती है। और इसलिए एवरी वॉकिंग मोमेंट आई थैंक गॉड दैट मैं कई बार ये बोलता भी हूँ दैट आई गॉट मच मोर देन आई डिजर्व्ड,
And anyone who clears UPSC should also feel that way, because इतना कुछ मिल जाता है आपको काम करने के लिए कि मतलब one should be always be very thankful to whoever there is, if there is someone, and just thank him. तो जब एक एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी के लिए सोचता है तो किन पैरामीटर्स पर अपने आप को एसेस कर लेना चाहिए इस प्रिपरेशन में डाइव करने से पहले? क्या कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज पे खुद को असेस करना जरूरी है? आई थिंक एसेस तो नहीं मैं कहूँगा, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाई ही वांट्स टू गेट इनटू सिविल सर्विस. वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किसी भी सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहा है. If his reasons for coming in the civil service are noble, मतलब there are genuine reasons कि यार मैं आना चाहता हूँ ये करने के लिए, I feel that is enough. अगर ये assessment कर लिया, हाँ यार मैं ये करने आना चाह रहा हूँ और ये जॉब मुझे ये करने में मदद करेगी, तो आ जाओ. ये मत सोचो कि मैं इतना पढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं इतना नंबर नहीं है मेरे पास ये नहीं है. ये सब चीज़ें सब हो जाएंगी. अगर इरादा आपका नेक होगा तो अपने आप कहीं से कोई शक्ति आपको मिल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू स्केल दिस माउंटेन. See, if you look at people who scale Mount Everest, so many people scale Mount Everest, but most of the time you find people with disabilities scale mountains, you find people who are very fit, they scale mountain, very average people scale mountains, Mount Everest. So it's like that only, but all of them have probably one thing in common, that all of them desperately want to climb the Mount Everest. So if you have this, then that's good enough. You will get the necessary strength today or tomorrow. मेरे को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरे अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी. जिसमें पहले से ही ज्यादा है वो जल्दी चढ़ जाएगा, है ना. लेकिन चढ़ना है, बस सिंपल ये है कि मुझे चढ़ना है. That's a beautiful illustration, sir, कि किस तरीके से आपने अपना एग्जाम्पल लेते हुए एक स्ट्रेंथ को डिफाइन किया. जी. सर, मैं सभी को बता दूं कि जैसे कोई भी एस्पिरेंट होता है तो सबसे पहले व्हेनेवर दे गो फॉर एन इंटरव्यू तो उन्हें लगता है कि सबसे पहले उन्हें आईएएस फिर आईपीएस वो प्रेफरेंस, बट सर ने सबसे पहले आईपीएस ही उनकी प्रेफरेंस थी. तो सर व्हाई वाज इट स्पेसिफिकली आईपीएस? पता है, ये सवाल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं और इसका फ्रैंकली मुझे कोई जवाब है नहीं मेरे पास, और मुझे लगता है कि ये सवाल भी मुझे थोड़ा सा कई बार अटपटा लगता है. मतलब सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में कि वो क्यों क्या करना चाहते हैं. इन चीज़ों को शायद कई बार हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सम ऑफ दीज डिसीजंस आर लिंक्ड टू आवर चाइल्डहुड, some of these are linked to our experiences, some of them are linked to our family history. So when I look back, there is no as such reason, but for me I was always clear that whenever I used to look at the services, this is the service which appealed to me a lot. But I would say that, you know, again this is a cliche, a lot of people would say every service will give you a lot of opportunities to work. And I have always had a tradition of uniform service in my family. My grandfather was in the army. My mother worked for the Ministry of Defense. Some of my uncles are in the Indian Army. So एक तरीके से बचपन में जब भी मैं बड़ा हो रहा था तो there were always stories of uniform and courage and valor. तो कहीं मुझे लगता है कहीं मेरे, जबकि मैं खुद कभी भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं था फौज ज्वाइन करने के लिए. Part of the reason was that I thought I was not that physically fit. But IPS gives you that very unique opportunity where you are able to do a bit of what the armed forces do and a bit of what the civil services do. So if you want to be कि मेरे को यार वर्दी का भी शौक है और मुझे थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी काम करना है और मैं एक्टिव भी रहना चाहता हूँ, तो उस तरीके से दिस इज अ सर्विस व्हिच गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी. और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक रीज़न तो परहैप्स ये भी था कि मैं दिल्ली से था और दिल्ली के अंदर थोड़ा सा उस तरीके का ज़्यादा रहता है, तो मे बी दैट ऑल्सो पुश्ड मी. तो ये सब रीज़न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. बड़े they are reasons which are very personal and it is to each his own.
initially I used to take it very personally, these questions. Now I don't, because I have realized over a period of time there is no right or wrong here. It entirely depends on what you want to do with your life. And I also feel that थोड़ा सा इसका जवाब को मैं लंबा कर रहा हूँ, but you should not so much calculate also in life कि ये करूंगा तो वो बन जाऊंगा, वो करूंगा तो वो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि जिस स्पीड पे दुनिया बदल रही है आपके आसपास, इफ यू लुक एट दिस करंट पैंडेमिक, nothing can be said about anything. Can you be sure of what is going to happen next year? Now तो I can't even say that. अगले साल क्या हो जाए, तो अभी जो लगता है ठीक वो करो, और अगर सही हो गया तो बढ़िया, दिल की हिसाब से कर लिया था, गलत हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिल के हिसाब से किया था, ठीक है ना। सर, आपने अपॉर्चुनिटीज, वेलर, करेज की बात की, तो सभी को बता दूं कि सर हैज लेड द कंटिंजेंट ऑफ दिल्ली पुलिस इन रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर इन 2021. सो कैन वी नो अ लिटिल बिट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, हाउ इट वाज लाइक लीडिंग दिल्ली पुलिस contingent at Republic Day? We also won the best marching contingent award after 15 years. Delhi Police won that award. So there also this was something I really wanted to do for a very very long time. And मेरा बहुत पुराना सपना था ये कि मैं एक बार राजपथ पे चल सकूं। और वही जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर अपने दिल को फॉलो करोगे तो कभी कभार चीज़ें थोड़ी सी बैठ जाती हैं। तो उसी तरीके से था, आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट इट, आई वुड हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ रिपब्लिक डे वीडियोस जस्ट लाइक दैट. I used to watch Republic Day parade videos just like that. I don't know why I used to watch them, but then maybe something was drawing me to something, and some things added up, and I landed up being called for the parade. Initially I was very very bad, and पर ये था कि नहीं, I will give my 110% so that I don't have a regret कि कमी रह गई कहीं एफर्ट में. तो बस बेस्ट दिया अपना, और थोड़ा माँ बाप का आशीर्वाद रहा, और कुछ चीज़ें ऐसी रहीं कि उस दिन सब सही हो गया और हमें बेस्ट कंटिंजेंट का भी अवार्ड मिल गया. सर, जैसे आपने कहा कि आप हमेशा से रिपब्लिक डे परेड्स देखते थे, और शायद हम कह सकते हैं कि सपना था और वो सपना साकार हो गया. जी बिल्कुल बिल्कुल. ये एक्चुअली मतलब आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल हु स्ट्रगल्ड कि यार रिपब्लिक डे देखने के लिए टिकट मिल जाए या कहीं से कुछ पास मिल जाए. एंड देन व्हेन यू से कि यू आर पार्ट ऑफ दैट परेड फ्रॉम बीइंग दैट बॉय इज मतलब बड़ा मतलब आई फील हम्बल्ड frankly, because frankly they are much more deserving people, पर कई बार हो जाता है. तो जी. सर, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग डिपार्टमेंट, एंड अभी दे आर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोविड ड्यूटी. अब किस तरीके लॉट ऑफ वर्क टुगेदर एट सेम टाइम, बहुत ही डायनामिक जॉब. हाउ आर यू मैनेजिंग लाइक कोविड ड्यूटीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर? वी वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दैट एक्सपीरियंस एज वेल. मैं इसके बारे में थोड़ा सा ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा तो आई कांट स्पीक अबाउट इट. But frankly, our objective right now is simply to serve maximum number of people, to save maximum number of people, and so basically save them by ensuring that we are able to enforce certain guidelines so that these community spread is reduced, and serve maximum number of people so that we can help them get better health care, though it is not something which the police department is directly involved in. Indirectly, whatever help the department is able to do, we try to do. Having said that, the general law and order and crime, those duties remain as such. So this is it's a new experience for us also. I think no one thought about this term called COVID policing, but we are all lucky who are able to serve during this period, because we are getting to learn a lot, and we are able to help a lot of people. Ji. Sir, we have got an insight about how
how the life changes about after IPS and lot of different dynamic works that police is doing. So हम थोड़ा सा चाहते हैं कि you from your experience आप थोड़ा सा जो UPSC aspirant हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें थोड़ा सा गाइड करें कि जब वो प्रिपरेशन मोड में आते हैं तो किस तरीके से they have to understand the demand of the examination. I think basically अब जैसे I was telling you, it has been some time since I've cleared the exam, but whenever I look back, what I feel is that UPSC is an exam where you can't hide a lot of your weakness. Your weaknesses you can't hide because it is a process. It's an exam which is firstly 3-staged. तो वो बहुत चीज़ें टेस्ट करता है. तो आपको किसी भी चीज़ में अगर आप कमज़ोर हो तो आप उसको सुधार लो. So you first thing सुधारने के लिए you will have to give up your ego. You will have to accept that I am not good in this. It shouldn't be मैं तो ऐसे ही हूँ. मतलब I am taking this whole preparation to a slightly philosophical direction, but it's an important point because ऐसा होता है बहुत बार. ये आपको इंटरव्यू में दिख जाएगा लोगों में थोड़ा सा, जिस तरीके से वो आंसर्स लिखेंगे, नहीं मैं तो इसी थ्योरी में बिलीव करता हूँ, I तो बिलीव कि ये ऐसे ही है. बट UPSC is looking for people with well-rounded personalities. They are looking for people where there is already a system is there. They want just people who can drive that system more efficiently and improve it. उस तरीके के लोग मेरे को ऐसा लगता है. दो this is all my own personal opinion. I have not been briefed on any of these things. But from whatever my experience has been, I feel that so aspirants के लिए मैं पहले कहूँगा कि आप बार बार क्वेश्चन पेपर दे के और लोगों के एक्सपीरियंस से, बाकी लोगों की कहानियों से सीखें कि यार मेरे साथ भी ये गड़बड़ हो सकता है, मैं इसको सुधार लेता हूँ. तो उसको सुधार लो और आपको बड़ा हेल्प करेगा जब आप नौकरी में भी आओगे. जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैं सोचता था कि हिंदी में मैं इतना जोर नहीं देता था और मैं सोचता था हिंदी का कंपलसरी पेपर तो क्या है, हो ही जाएगा, है ना. बट दिस एटीट्यूड पेड मी वेरी हेवीली. आई once failed in compulsory Hindi exam. So then I completely changed my whole attitude. And today, thankfully, because UPSC understands that in field, you need to know your mother tongue well. So, and so many of our documents are in our vernacular language. So I improved that weakness during my preparation and it's paying me off now. So जो भी वो चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं आपकी, सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, उसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ना. वो आपका देख रहे हैं कि इंटरव्यू के अंदर बहुत जल्दी उत्तेजित तो नहीं हो जाता, बिकॉज ये इन पब्लिक डीलिंग यू विल बी नीडिंग इट. प्रेशर सिचुएशन में घबरा तो नहीं जाता, इसलिए टाइम इज लेस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर. So these are all parameters somewhere who are linked to the kind of job you will be doing. थोड़ा सा जिगर बड़ा रखो. एक दूसरी चीज मैं ये कहूँगा, 10-12 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और कुछ 700 शायद सीट्स हैं. अब 700 लोगों को ही जगह मिलेगी. तो it won't be that every time you worked the hardest you will get in. The year I worked the hardest, I didn't get in actually. I actually got in the year when I probably would have worked relatively much less. जिस अटेम्प्ट में मेरा हुआ उसमें मैंने काफ़ी कम मेहनत की थी, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन ये ऐसा ही है, जब होना होता है कई बार तब हो जाता है. तो थोड़ा सा हैव अ लार्ज हार्ट, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड वेरी इजीली. थर्ड आई विल से एंजॉय द प्रोसेस. एंजॉय करना जब वो चल रहा होता है बड़ा मुश्किल होता है. इट कैन बी क्वाइट लॉन्ग, सो एंजॉय इट. एंड बस यही मैं कहूँगा. आई थिंक these would be the main things I would say. सर आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से फील्ड ड्यूटीज में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो क्वालिटी पूरी यूपीएससी के दौरान वो आपको कहीं ना कहीं यूज होती है. जैसे आपने हिंदी का एक एग्जाम्पल बताया. सर जो स्टूडेंट स्क्रैच से तैयारी शुरू करते हैं, एक क्या माइंडसेट लेकर किस अप्रोच के साथ उन्हें तैयारी शुरू करनी चाहिए? आई थिंक उनको पहली चीज जो डेफिनेटली करनी चाहिए इज टू गो थ्रू द सिलेबस. Just understand the syllabus quite well.
And also syllabus will give you an idea of what to read, exactly what is the exam all about. That is what the syllabus will tell you. The next thing which you should do is you should look at the previous year questions, so that you get some idea of what are the more preferred parts of the syllabus. Now syllabus is huge, तो इसके अंदर there are always examiners prefer ये part. This you will get to know from the previous year questions. उसका एक अच्छा सा analysis करो. इसके बाद आप कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत करो, ताकि you get to know the resources, क्या पढ़ना है. और मैं हमेशा कहता हूँ इस एग्जाम के अंदर lot of people would ask कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, and I would say you should only ask क्या नहीं पढ़ना चाहिए. Because if I would list क्या पढ़ना चाहिए, तो this whole big room can be filled with books and each book can be justified, but no one has that much of time, frankly. So you need to know कि बस इतना पढ़ूं तो हो जाएगा. हाँ, और बस उतना ही पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं तो ये एक दिमाग में नोशन बना के आते हैं, जो कुछ मीडिया और कुछ एक चलता आ रहा है कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं. तो हम वही करते हैं, चलो वहाँ राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर जाके सब किताबें उठा लूंगा. देन द प्रेशर ऑफ दोज बुक्स विल जस्ट कंफ्यूज यू एंड यू वोंट नो कि अब क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा. इसलिए पहले बड़ा ध्यान से एक हफ्ता लगा कि इन चीज़ों को सॉर्ट करो. ये सिलेबस है, ये इसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और ये किताबें जो बेहद ज़रूरी हैं, मैं इनको पहले पढ़ लूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या पढ़ना है. सर, आपने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि ये समझना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इस पे हमें इलैबोरेट कर सकते हैं टू गाइड द स्टूडेंट्स. जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है. Now for history, there are so many books for history. Medieval history में you can read 3 books. People would suggest ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, and modern India में भी ये भी पढ़ लो, ancient India में भी ये भी पढ़ लो. But then you have to wait with the proportion the exam is given to that topic. If it is only asking 2 questions, is it worthwhile to read 3 books for it? And if one of that question out of 2, one can be answered by one book, you read that one book only, and you then spend your energies on other topics, or on, as I said, on improving your weaknesses. उस पर ध्यान लगाओ ज़्यादा. तो ऐसे ही अखबार है, जैसे people would subscribe 3-4 papers, उसको lot of time will go, but you have to say, well, if 80% of the questions can be answered by one newspaper, then let's answer 80%. 80% questions will ensure you are in. Answer those 80% questions well, you are definitely in. So don't get into this rat race, and don't become very greedy also when it comes to books. ये सब गलतियां हम सब कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं. मैं ये बिजनेस का भी 2 अखबार सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मैं जनरल के भी 2 न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर. अब 4 न्यूज़पेपर्स तो हो गए. 4 न्यूज़पेपर्स मींस 4 आवर्स मिनिमम, है ना. दैट्स व्हाई दिस 18 आवर फंडा किक्स इन. पर होता है 18 घंटे तो नो वन कैन स्टडी. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. प्रायोरिटाइज. इफ आई कैन sum up it in one word, prioritize. It has a bit of risk, but you need to have that stomach for that risk, because again, when you are in the field, you will be taking risks every day. सर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए? भाई मैं उसके लिए बड़ा ज़्यादा, आई एम नॉट अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क. आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड कि आई एक्चुअली डोंट नो हाउ टू डू अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क. मैं सीख रहा हूँ करना स्मार्ट वर्क. तो मेरे ख्याल से स्मार्ट वर्क यही होता है जो मैंने आपको बताया, कि हार्ड वर्क वही होगा कि पूरा टेबल भर लो किताबों से, और स्मार्ट वर्क होगा कि आप उसको प्रायोरिटाइज करो. एक और स्मार्ट वर्क जो मैं एक और चीज़ कहूँगा, जो बड़ा मैंने आखिरी में जाते जाते ही सीखा था, वो था दिस आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग. जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट इट इज़, बिकॉज नाउ I don't know, but in my time it was very relevant. So the whole economic survey would be around 300 pages. It used to be when I was preparing.
So those 300 pages can be condensed in 30 pages, and you need to have those 30 pages with you a day before the exam. So your strategy should be basically for smart work would be, जो भी करना है, जितना भी किताबें हैं, if you can condense it, कि मैं इसको एक दिन पहले I can go through the whole material in one day, then you will see a tremendous improvement in your performance, a tremendous improvement. I saw tremendous improvement in my performance because I was able to gain this thing, that I am able to condense the whole book into, let's say, 10 or 15 pages, and it can be done. How you'll condense it, basically, once you've read so many things so many number of time, some of the information you don't even need to write anymore. You would always, it's now in your memory for the rest of your life. Don't write it. Then your notes would only be those things which you are most likely to forget, and those are often the things which the examiner is most likely to ask. So this is probably one way of putting smart work. Sir, you have cleared UPSC CAC in your 5th attempt. So sir, in successive attempts में आपने अपने लिए क्या सीखा, and what were the most critical points you have noticed for yourself in the 5th attempt when you have cleared this examination? Part of the reason why it took me some time to clear this exam was because I was also working. I was working and I was preparing, I was working, I was preparing. So I was doing this balancing act. उसमें कई बार थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, पर बहुत मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं जो नौकरी करते हुए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हुए हैं एग्ज़ाम. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी इतना टाइम लगेगा, वो सबका अपना अपना रहता है. सीखा तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, यही सब चीज़ें ज़्यादातर मैंने सीखी, किस तरीके से you should be able to make your notes well, how you are able to, you should figure out these are your weakness. Before the exam tells you this is your weakness, you only look at them, correct them, have a set of good friends who are as dedicated as you are towards this goal, and they give you a very fair picture of where you stand. उनको रखो अपने आसपास, और कॉन्स्टेंटली अपने आप को मोटिवेट करते रहो दैट फायर शुड ऑलवेज बी देयर इन योर स्टमक. I can tell you that this thought would always come in my mind that I should not prepare again, and I must have decided I will not prepare again number of times. But somehow whenever I would go on the street, I would feel no, if I don't, either I will exhaust all my attempts or I will clear it. So ये दो चीज़ें ही हो सकती हैं, बिकॉज अदरवाइज मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि दिस, इफ मैं होता तो ये ठीक कर सकता था, आई कुड हैव इंटरवीन दिस, मैं इसमें यहाँ पे ये सुधार ला सकता था, ये बड़ा रिग्रेट रह जाएगा. तो हैव दैट फायर इन योर स्टमक ऑलवेज. दैट फायर इन द स्टमक विल सी यू थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स. अगर वो है तो मतलब बहुत चीज़ें निकल जाएंगी. तो दिस इज ऑल आई वुड से. One must be very clear in their mindset जब that will only motivate them throughout the process, जैसे सर ने बताया. बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये बड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ और मुझे करना है. क्योंकि मतलब लेट्स से देयर इज अ कंपटीशन टू राइट A to Z, all the alphabets on a sheet of paper, and I give it to 10 lakh people, and I would say I would only take the first 100. For that too, you will require some amount of dedication and practice. So, but because the competition is so much, so your mind should be very clear that ये मेरे को करना है. और ऐसा नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है करना, आप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, अगर दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे करना है और मैं करूँगा. नहीं हुआ तो ये आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार एफर्ट पूरा नहीं मारा. I used to feel that I should not have this regret that I didn't try hard enough. To all the aspirants I would say try your best. हो गया, excellent. If you don't do it, then there are so many things you can do. Amitabh Bachchan was not selected, I think, for the NDA. He was not selected for the All India Radio announcer.
Then he became the biggest superstar India has ever seen, and so is the case with APJ Abdul Kalam. He was not selected, I think, as an Air Force pilot. Then he built jets, he built missiles, he became the president of India. So ये लगता है एक बार कि अभी ऐसे बातें कहाँ हमारे जीवन में नहीं होंगी, पर हो जाती हैं अगर मतलब इरादा ठीक हो. You are giving lot of positive vibes to each and everybody looking at this video कि हार के बाद भी निराशा नहीं होनी है. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, निराशा की क्यों बात ही नहीं है कोई. मतलब हमारा पूरा यूथ इस कंट्री का it gives मतलब you I don't think they get bogged down by anything. They don't accept a lot of things which are wrong. They always try to improve them. And I think most of the youth I meet in this country, they are so motivated to do well in their lives. They want to improve their lives and they want to improve this country. I think these are two thoughts which are very clear in their head कि हमें अपना जीवन सुधारना है और हमें इस देश को भी better country बनाना है. So we live in a very positive country. सर हमने यूपीएससी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें की. सर मैं चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने यूपीएससी से जुड़ी हुई कई सारी बातें की. सर यूपीएससी 2020 का इंटरव्यू होने वाला है जल्द, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सी गाइड कर दे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है बोर्ड के सामने. आई थिंक बोर्ड के सामने मतलब ये अजीब सी एक ये अगेन इट इज अ क्वेश्चन विच हैज नो करेक्ट आंसर, बट आई वुड ट्राई टू टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू थिंक. maybe it might work for some people. What I used to think was that when I go in front of the board, they should see in me an officer. तो जो भी बोर्ड के आगे जा रहा है बस वो अपने आप से ये पूछे कि मैं क्या एक ऑफिसर की तरह दिख रहा हूँ, क्या मैं एक ऑफिसर की तरह बात कर रहा हूँ, क्या मेरे मैनर्स एक ऑफिसर की तरह हैं. अगर आप 20 से 30 मिनट में ये दिखा दो कि मैं ऑफिसर की तरह दिख रहा हूँ, मतलब मुझे कपड़े पहनने का सलीका है, आई नो हाउ टू बी आई नो हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, है ना. Because you are going to represent India, maybe if you will enter foreign service, you will be representing India. So they need people who represent India in a good way. So that is one. Number two is you need to talk like an officer also, which means that you need to have balanced perspectives. You shouldn't appear ki you are inclined in A or B side too much. You can have your opinions, but they should be backed by reason and logic. You should be humble enough, because some of the powers and responsibilities which you will be given, the board shouldn't think that they would go to your head, because then it would create another problem. So you are being appointed to solve a problem and not become another problem. So that is point number 3. So I would say अपने आप को शीशे में देखो, और मैं कई बार अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनता था. तो इस तरीके से अपने दोस्तों से पूछो, अपने परिवार वालों से पूछो, और जो भी लगे कि हाँ ये ऑफिसर वाली बात मेरे में थोड़ी सी खटक रही है, ये ठीक नहीं है, उसको सुधारो. आराम से सुधारा जा सकता है, और उसको ठीक करके आप बोर्ड के आगे पूरी एक अपना एक जो भी आपको whatever you feel like, present it in a clear way so that they get to understand what you are trying to tell. It shouldn't be कि you want to convey something and उनको समझ में कुछ और आ रहा है. फिर होता क्या है कि हम इंटरव्यू से बाहर निकल के कहते हैं बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो गया. मेरे साथ हो चुका है, और फिर उसके बाद जब नंबर आते हैं तो कुछ और ही होते हैं. तो यही सब चीजें मैं कहूँगा. सर एक थोड़ा सा डिलेमा रहता है कि जब सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जो भी एस्पिरेंट है जो वो आंसर करते हैं, कभी कभार द बोर्ड डजंट अग्री, और फिर कई सारे सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उस केस में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए एक जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए गया है? जैसे मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रही हैं कि एक सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने एक पर्सपेक्टिव दिया, पर आपको लगा बोर्ड कुछ और सुनना चाह रहा था. अब मैं क्या करूं?
तो उसके अंदर आई थिंक एट दैट पॉइंट यू शुड नॉट कंप्लीटली गिव अप ऑन योर आर्गुमेंट जस्ट बिकॉज द बोर्ड हैज expressed shock. It can be a fake shock also. They are just trying to test your conviction, whether what you've said you are, how true you are to that word. तो उसको आप पहले तो अगर जो भी आपका आर्गुमेंट है, इफ यू कैन लॉजिकली डिफेंड इट, then it is fine. And if you are able to convey that ki sir I reached conclusion B because of reason A, and they are also very reasonable people, they are all people who have experience as much as most of us have lived on this planet. तो इतने एक्सपीरियंस के बाद वो लोग ये बात समझते हैं कि जवान लोग हैं, they can have a particular view, पर he is coming from this point of view which is a justifiable point of view in the scheme of present things. तो अगर आप ये कन्वे कर सकते हो बोर्ड को तो कोई दिक्कत नहीं है. सर, हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो एक स्ट्रैटेजी एक एस्पिरेंट को ऑप्ट करनी चाहिए, हमने उसके बारे में तो बात कर ली, बट हम भी बहुत इंटरेस्टेड हैं और हमारे व्यूअर्स भी कि किस तरीके से ट्रेनिंग होती है एक आईपीएस ऑफिसर की. हाँ, ये इसमें आपको एक तो काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे. आजकल हमारे टाइम में इतनी वीडियोस नहीं होती थी, पर basically the training is divided into 3 phases. As soon as you will clear the exam, you have to go for a foundation course. The foundation course happens in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, where all the services are trained together. It's a beautiful concept just to bring people on the same board, because you will be needing a lot of people throughout your journey in this while serving the people. Like, look at the present COVID crisis. You need integration of law and order, you need integration of administration, you need integration of someone who is in foreign service so that he can help you with things which are happening around the world. You need a friend who is probably in railways, who can help in transport certain things. So you probably need some guy in revenue who can work around certain tax issues. तो इस तरीके के जब आपको एक साथ आपकी वहाँ पे एक बॉन्डिंग, ये पूरा थिंकिंग है, तो अपना फाउंडेशन कोर्स इज अराउंड 100 days. 100 दिन का फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद वी ऑल गो टू आवर रिस्पेक्टिव अकेडमी. वी गो टू दी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, हैदराबाद, where for next 42 days, 42 weeks, around 42 weeks, around 1 year, more than a year, we are intensively trained physically and mentally into a completely different way of life. All of us were until then people who've never been used to the way of the uniform, so it requires a lot of physical and mental development. तो वो सब कराया जाता है. Law, you are taught a lot about the law, about forensics. Then after that your phase 1 ends. Then we have something called as the district practical training, where we are sent on the field for 6 months to learn the practical aspects of policing. After completing of 6 months, we again go back to the academy for a phase 2. Here we are then debriefed. We give our feedback that, you know, X was taught to us, Y is what is written in the book, and Z is what we saw on the field. Now, how do we bring these 3 things together? So a lot of experienced people in the academy will help you solve these dilemmas. So phase 2 में ये होता है, और as soon as the phase 2 ends, phase 2 is around 3 months. उसको खत्म होने के बाद you are again back on the field and you get your first posting. For us, the first posting is ASP in a place like Delhi, where the Commissioner of Police is the head of the police department. We have the post of the ACP. मैं ये कह रहा था कि आप फिर उस system you become an ACP, where there is a IG system. You become an ASP, Assistant Superintendent of Police, and in the administrative side, your first posting is either of Assistant Collector, or in a place like Delhi, you are posted as SDMs, and then you begin your journey as officers. Thank you so much, sir, for sharing all your experiences, journey, guiding a lot of students through our platform. Sir, हमें बहुत खुशी है कि आपने इतने busy schedule से समय निकाला. Sir,
your final words for the student community. My final words would be that come in this profession for good reasons. Good reason के लिए आओगे तो there is a more chance you will get in also. और आने के बाद then don't feel it is the end of the road. It is just opening of a door, and then there is a big new world waiting for you to explore, and it's a very very beautiful and nice new world where you can do a lot for the people. So खूब मतलब दिल लगा के दबा के मतलब मेहनत करिए, जितना हो सकता है बेस्ट अपना एफर्ट दो. हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है. इट इज जस्ट वन वे ऑफ सर्विंग सोसाइटी एंड देयर आर मेनी अदर डोर्स विच यू कैन एक्सप्लोर. तो परेशान बिल्कुल मत होना, और अब नए रास्ते ढूंढ के कुछ लोग हमारे भी बॉस बन सकते हैं, तो देयर इज ऑलवेज दैट ऑप्शन ऑल्सो फॉर यू. तो उस तरीके से करो, यही मैं कहूँगा. Thank you so much, sir. And we thank you for doing all the things which police is doing for us. And thank you once again.